आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और हम आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम, जो दिलचस्प कार्यक्रम है, लेके आते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर NK चंदेल से। तो डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार आपको। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। और आप इतने व्यस्त हैं और फिर भी हमारे साथ हमेशा जुड़ जाते हैं और अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से बांटते हैं। तो आज श्रोताओं, हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी टुडे, मतलब आज नैदानिक मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो डॉक्टर साहब, आप सरल सी भाषा में हमें बताएं कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या? जी मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में नैदानिक मनोविज्ञान बोलते हैं जी, बेसिकली इसका संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है, जिसके अंदर हम मानसिक स्वास्थ्य के उन पहलुओं की जांच या उनकी परख करने की कोशिश करते हैं जी, जो सामान्य से हट करके है। यानी दूसरी भाषा में बोलें तो असामान्य व्यवहार जो है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और बेसिकली 3-4 चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। हम उस व्यवहार को एसेस करते हैं जी, और उसको डायग्नोज करते हैं, पहचानते हैं कि किस प्रकार का रोग उसमें है, और साथ ही साथ उसके लिए किस प्रकार का बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है दिया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इन जितने भी रोग हैं उनका जो निदान करने के जो उपचार का तरीका है वो बिहेवियरल इंटरवेंशन से है। यानी हम व्यवहारिक माध्यमों से या कुछ सजेशंस के माध्यम से, सेशंस के माध्यम से या काउंसलिंग करके इसके माध्यम से करते हैं, क्योंकि ये साइकेट्री से बिल्कुल अलग है। साइकेट्रिस्ट में मेडिसिन का उपयोग ज़्यादा होता है, ये नॉन मेडिकल है। ये एक तरह से व्यवहारिक इंटरवेंशंस लेकर, क्योंकि जब हम क्लिनिकल कहते हैं तो वो उसमें मेडिकल जैसा शब्द आ जाता है। तो वो इसलिए इसमें जो एम्फेसिस है वो व्यवहार के सुधार के लिए व्यवहार की चिकित्सा पद्धति द्वारा करने की कोशिश की जाती है। जी जी जी, बहुत खूब। तो जो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए अल्टीमेटली ज़िंदगी का एक मकसद ये होता है कि सब अच्छी ज़िंदगी जिएं जी। और अच्छी ज़िंदगी जीने का मतलब है कि हर एक के पैरामीटर अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये तय है कि एक कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जो सबको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबको ज़रूरी है। हमारी आज की अवस्था में हम देखें, हिंदुस्तान के अंदर ही देखें तो मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ क्रॉप अप हुए हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं हैं, और शायद अवेयर वो जानना नहीं चाहते, डिनाइल मोड में। हाँ, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो अवेयरनेस की कमी है। और मैं अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, 2017 का डेटा हमारे पास है, जिसमें 14.34% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जी इज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। और ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सा नंबर है। हम दुनिया भर में अगर देखते हैं तो भी ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इसमें से करीब 10.6% पॉपुलेशन अडल्ट है। यानी देखिए आप कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। और इसका इफ़ेक्ट हमारे
पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसलिए पड़ता है कि पूरी इकोनॉमी पर एक बर्डन होता है, और इस पूरी इकोनॉमी के बर्डन का मतलब है कि अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं जो की जानी चाहिए, तो एक हैंडसम अमाउंट बजट का इस पे एलोकेट हो जाएगा। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का मतलब है कि एंजाइटी को कम कर सकते हैं, हम डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं, लोग खुश रह सकते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ से या क्लिनिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 का, वो दुनिया के अंदर 126वें नंबर पे हैं, जिनमें कुल 146 लोगों ने देशों का सर्वे किया गया था। तो मतलब हम तो बिल्कुल नीचे की बहुत नीचे की तरफ है। मतलब हम जो कि एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ या हमारी जो मॉरलिटी है या हमारे स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमारे हैप्पीनेस के इंडेक्स को बढ़ाना चाहिए, उसमें इस प्रकार की जो इंडेक्स है वो वास्तव में बहुत चिंतानीय है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी या क्लिनिकल इंटरवेंशन जो हम साइकोलॉजी के माध्यम से करते हैं, वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में हेल्प करेगा, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाया जा सकता है और एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, तो ये तो एक बहुत अलार्मिंग बात आपने कही, और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। मतलब पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनलिस्ट, द गवर्नमेंट, द हेल्थ सर्विसेज, सबको इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। क्योंकि लोगों में इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो वो कहते हैं मतलब हूँ मैं डिप्रेस्ड, मतलब उससे निकलना चाहते नहीं हैं। जी, बहुत खूब। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसका मानसिक स्वास्थ्य से क्या योगदान है? मतलब मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा योगदान तो है कि हम इसको सुधारने का, बेहतर करने का और इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं होगी तब तक इसे बेहतर नहीं किया सकता। देखिए, मानसिक रोगों को हम बेसिकली कैटेगोरिकली 2 भागों में बांटते हैं। न्यूरोसिस हैं जो हल्के तरह के रोग हैं, साइकोसिस हैं जो थोड़े मुश्किल जी। न्यूरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति को ये अंदाज होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है जी, लेकिन उसको वो सामाजिक प्रेशर से या अपनी खुद डिनायल मोड के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि इस स्थिति में अगर उसका इलाज कर दिया जाए या उसको संभाल लिया जाए तो वो शायद बहुत जल्दी रिकवर होकर के सामान्य जिंदगी जी सकता है। साइकोसिस के अंदर डेफिनेटली एक मुश्किल अवस्था है जिसके अंदर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंटरवेंशन देकर के उसको थोड़ा लंबे समय तक ट्रीटमेंट देकर के ठीक किया सकता है। लेकिन मुश्किल ये होता है कि जो मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग जैसे अभी बात कर रहे थे बहुत कम है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के इस स्वरूप को, कि इससे हम मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इसके प्रति लोगों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। तो ये लाइलाज तो बीमारी है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुकाम, बुखार, खांसी जी। तो ये जैसे फिजिकल रोगों का इलाज संभव है, तो वैसे साइकोलॉजिकल इलनेस का भी इलाज संभव है। तो इतना, और बल्कि ज्यादा आसान तरीके से हो सकता है अगर उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। जी। तो ये बताएं कि जो ये सामाजिक स्टिग्मा को कम करने में इसकी क्या भूमिका है? हाँ, क्यों सामाजिक स्टिग्मा मैं ऐसे कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमें परेशानी है, मानसिक रोग है या कुछ इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, खास काउंसलर्स के पास जाने से। और जहाँ पर ये बाहर बोर्ड लगा हो साइकोलॉजिकल काउंसलर या साइकेट्रिस्ट का, तो उसके पास जाने से तो लोगों को वैसे डर लगता है जैसे समाज में किसी और को पता नहीं लग जाए। पहले तो हमें इस लोगों के दिमाग से इस स्टिग्मा को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई अनहोनी नहीं है, किसी के साथ ऐसा हो जाए, कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कोई भी एंजाइटी का शिकार हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी इस एस्पेक्ट को बता करके कि आप ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको ये स्टिग्मा ना मिले और इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो एज ओल्ड जो ओपिनियन एक नेगेटिव जनरेट हो गई है समाज के अंदर कि मानसिक रोग का मतलब बड़ा ही अजीब सा है, मैं इसको टर्म को यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन बताना चाहता हूँ एक पागलपन के नाम से जब जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसको बिल्कुल एक स्वास्थ्य का इशू लेकर के, मेंटल हेल्थ का इशू लेकर के इसको देखा जाना चाहिए, ताकि हम इसको लॉजिकल आधार पर साइंटिफिक तरीके से इनके सारे एस्पेक्ट्स को डील कर सकें और कोशिश करें कि समय से इंटरवेंशन मिले, अच्छा इंटरवेंशन मिले। और इसके साथ साथ हमें न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उस परिवार को और पूरे समुदाय को, पूरे समूह को, समाज को इस बात के लिए प्रचारित करना चाहिए कि जैसे ही मेंटल हेल्थ का
कोई इशू किसी में दिखाई देता है उसके प्रति तुरंत कोशिश की जाए और उसको इंटरवेंशन दे करके उसको सामान्य जिंदगी जीने के लिए जी प्रेरित किया जाए। जी, तो अब आप ये बताएं कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये कितनी वैज्ञानिक है? हाँ, सबसे पहले लोग ये मान के चलते हैं कि क्या साइकोलॉजी अपने आप में वैज्ञानिक है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो चुका है प्योरली साइंटिफिक है। उसमें नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक होने की बात, साइंस का पैरामीटर ये होता है मैडम कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करें, उनके रिजल्ट्स को रीवेरीफाई किया जा सके और उनके जब भी आवश्यकता हो उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक किया जा सके। इन तीनों चारों पहलुओं पर अगर हम देखते हैं तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है या नैदानिक मनोविज्ञान है वो पूर्ण रूप से स्टैंडर्डाइज है। क्यों? क्योंकि इनके टूल्स स्टैंडर्डाइज जी, टूल्स जिसमें टूल्स बन जाए तो वो वैज्ञानिक हो जाता है। जी, जैसे हम टेस्ट हैं हमारे जी, बहुत डिप्रेशन के टेस्ट हैं, एंजाइटी के टेस्ट हैं या और दुनिया भर के जितने भी पर्सनालिटी मेजरमेंट के टेस्ट हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशन जो कि एब्नॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके सब जो टेस्ट हैं वो दुनिया भर के अंदर इतने अच्छी तरह से डेवलप किए गए हैं, स्टैंडर्डाइज किए गए हैं कि उनके द्वारा प्राप्त परिणामों पर किसी प्रकार का संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अब आप देखिए जब इतने स्टैंडर्ड, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने थर्मामीटर से बुखार को नापा और उसकी रीडिंग पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे जो इस प्रकार के क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो टेस्ट या टूल्स बनाए गए हैं वो इतने ही रिलायबल है, उनके द्वारा दी गई गणनाएं, डेटा, स्कोर्स बिल्कुल उतने ही रिलायबल और वैलिड है जितना ही किसी भी फिजिकल मेजर के लिए लिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें साइंटिफिक ना होने का तो कोई कारण ही नहीं है। इसके अलावा जो उनकी एनालिसिस की जाती है रिजल्ट की, उसके लिए इतने अच्छे पैरामीटर आते हैं। और आजकल तो वैसे देखा जाए तो हम लोगों को जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के एरिया के अंदर बहुत सारी एड ऐसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मिलने लगी है जिनकी रीडिंग्स बहुत परफेक्ट है, जिनको समय समय पर मॉनिटर किया जा सकता है, यानी एक रेफरेंस लाइन से लेकर के उसकी इंप्रूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और जब तक वो व्यक्ति जो कि उस प्रकार के रोग से पीड़ित है पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा, ये तो उसका पहला पैरामीटर है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली हम उसको बता सकते हैं कि वो इस प्रकार से रोग से मुक्त हो चुका है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप ये बताएं हमें डॉक्टर साहब कि किस आयु वर्ग में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की अधिक उपयोगिता है? वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज किसी भी एज ग्रुप के अंदर देखे आ सकते हैं। जी। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, खासतौर से एक स्टडी की गई थी पिछले दिनों जिसके अंदर 14 से लेकर 24 साल तक का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी क्रिटिकल माना गया, जिसमें देखा गया कि वो नेचुरली एक ऐसी एज होती है खासतौर से एडोलेसेंट पीरियड के अंदर, जबकि इमोशनल टर्बुलेंस या बहुत सारे प्रेशर्स या सामाजिक किस तरह की परिस्थितियाँ से डेवलप होती है, तो उसमें जो रीजनिंग और लॉजिक के साथ साथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी है उसके कारण साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जी। दूसरा हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं कि बाकी किसी ग्रुप में नहीं होता, एल्डरली एज ग्रुप के अंदर समस्याएं मेंटल हेल्थ इश्यू लेकर के जी, डिप्रेशन आजकल बहुत अधिक मात्रा के अंदर देखा गया है, किसी भी एज ग्रुप के अंदर आ सकता है। और ये देखा गया है कि हमारे पूरे पैरामीटर्स के अंदर पूरे जितने प्रकार के मानसिक रोग हैं उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पाया जाने वाला जो इशू है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, परिवार के अंदर छोटे बच्चों के अंदर कई बार हाइपर एक्टिविटी इस तरह की चीजें होती है, तो हम ये मान के चलते हैं नहीं बच्चा थोड़ा तेज है, जबकि ही नीड्स ए काउंसलिंग, उसको जरूरत है ठीक तरह से डायग्नोज कर, हो सकता है जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है उसमें किसी प्रकार का हाइपर एक्टिविटी हो जिसके कारण कि उसका एकेडमिक स्कोर कम हो रहा है, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्लासरूम्स के अंदर। तो इस प्रकार के एज ग्रुप की जहाँ तक बात है, एज ग्रुप तो जनरली जैसे मैंने कहा कि एडोलेसेंट और जो एज ग्रुप है ऐसा, इवन एल्डरली के अंदर तो ज़्यादा इस तरह के इश्यूज मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं है जो अछूता है। इसलिए हर एज ग्रुप के प्रति इसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अगर ऐसा कोई इशू आता है तो देखा जाना चाहिए। तो अब आप ये मुझे बताएं कि इसकी जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, इसका क्या महत्व है? मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारी आम जनता को सबको पता होना चाहिए। जी। इसके अंदर देखिए ये एक सबका इकट्ठा दायित्व है जी। इसमें व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर, समाज और पूरे देश के अंदर जो गवर्नेंस है उन सबको मिलकर के
इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जिस प्रकार हम और सोशल इश्यूज के प्रति बात करते हैं जी, उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के कि इनका इलाज संभव है क्लिनिकल साइकोलॉजी के द्वारा, इसका प्रचार किया जाना चाहिए, लोगों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जरा सी आपकी इंटरवेंशन से, जरा से आपके इलाज से आप एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं, जिसके अंदर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और दूसरे साथ साथ ये है कि इसमें उनको बताया कि आप बेटर जिंदगी जी पाएंगे, बेटर लाइफ होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होंगे, जी जी, जो माहौल के अंदर सुधार आएगा, इवन परिवार की जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएगी। तो आप समझिए इससे खूबसूरत क्या होगा, क्या बात है, इंटरवेंशन से आप अपनी लाइफ को जी जी समझ, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और आपने इतने अच्छे एक लेमन भाषा में हमारे श्रोताओं से ये इतनी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है शेयर की है, और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम की संख्या थी 132 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और डॉक्टर एन के चंदेल, आपका तहे दिल से स्वागत, आभार और थैंक यू वेरी मच। और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।